हाय फ्रेंड्स, आई एम रेणु सिंह। तो आज से मैं आप लोगों को मेंस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए मेंस के एग्ज़ाम तक वो मैं डिस्कस करूँगी, और डे बाय डे आप लोग का क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, और क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या क्या टॉपिक होना चाहिए आपको ऐसे रिलेटेड और लेटर के रिलेटेड की जो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपका मेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और जिनका भी प्री खराब गया है वो ये टेंशन ना ले। आप लोग चाहे आपने कितना भी अटेम्प्ट किया हो, वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 तो बहुत रेयर केस वालों का ही होगा। मैं अपना ही बोलती हूँ कि मेरा 60 प्लस अटेम्प्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये सोच के हम लोग को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टाइम है हम लोग को इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। क्योंकि अगर हम लोग सोच के बैठ जाएंगे तो फिर अब मान लीजिए अगर आपका प्री क्लियर हो गया, फिर आपके हाथ में तो मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचेगा, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हम लोग को अपनी स्ट्रैटेजी फुल अच्छे से तैयार करनी है, ताकि मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर सके। मान लीजिए अगर आपका प्री क्लियर ना हो तो फिर आपको फ्यूचर में तो काम आ ही जाएगा ना दूसरे एग्जाम के लिए। जैसे अभी एसबीआई आएगा, जूनियर एसोसिएट्स, वो डेफिनेटली आएगा। अ, और फिर बाकी सारे एग्जाम्स है, चाहे आपका एसबीआई पीओ अगर ना क्लियर हुआ हो तो आपने आईबीपीएस पीओ फिल किया हो, आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है। तो ये आपका ये जो हार्ड वर्क है ना अभी का, वो वेस्ट नहीं जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस इसको टच में रखना है, क्योंकि आप जहाँ इसको छोड़ेंगे ना तो फिर आपको वापस वो स्पीड पकड़ने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, और इतने में आपके कंपटीटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे और वो सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये आप लोग जितने भी हमारे फॉलोअर्स है वो प्लीज़ फोकस करें कि नहीं, अभी से ही मेंस की तैयारी करनी, और कैसे क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा आज का है मेन टॉपिक है एसबीआई पीओ मेंस का प्रिपरेशन। तो इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पेपर का लेवल काफ़ी टफ होता है, इजी तो होता नहीं है। हमारा पेपर का लेवल काफ़ी टफ होता है, इजी तो होता नहीं है एसबीआई पीओ मेन का। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या रहता है एसबीआई पीओ मेन का। तो जैसे हमारा मेन का सिलेबस होता है वही सेम रहता है जैसे जो प्री में रहता है, बस एक जीए सेक्शन ऐड हो जाता है, और आपको स्पेशली जीए के लिए काफ़ी ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि जीए ही मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा, इंग्लिश, मैथ और क्वांट, रीजनिंग, ये तो प्री में भी रहते हैं, और इसके साथ जीके और जीए और जीके सीए। और हमारा यहाँ पे रीजनिंग में कंप्यूटर का भी होता है। ये हमारा रीजनिंग का ना कंप्यूटर के साथ एग्जाम होता है। अभी तक तो फिलहाल इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं लास्ट 2 ईयर से। उसके पहले आते थे, लेकिन अभी तक कोई भी क्वेश्चंस कंप्यूटर के नहीं आए हैं। फिर भी आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा कि कंप्यूटर का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन और थोड़ा बहुत, क्योंकि मोस्टली आएंगे भी तो ज़्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, 5 to 10 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर के। और आपको ज़्यादा फोकस करना होगा जीके सीए पे, करंट अफेयर्स पे। इस पे आप अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करने सकेंगे, जिससे आपका कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुआ, और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो इंग्लिश का होता है, जिसमें आपको लेटर और ऐसे लिखना रहता है, ये एक लिखना रहता है। तो ये टाइम बाउंड के ऊपर में होता है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, तो वो रहता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अच्छे से, आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो मैं इसको ट्राई करूंगी कि फुल जितना हो सके उतना अटेम्प्ट करने सकूं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेंस के आप सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सकेंगे, ये बोलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेंस का पेपर काफ़ी टफ होता है, और स्पेशली एसबीआई पीओ का तो काफ़ी ज़्यादा ही टफ होता है। जो लोग दे चुके हैं उन लोग को आइडिया हो ही गया होगा कि कितना टफ होता है एसबीआई पीओ का। और इसके आपका मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या होता है, जो करंट अफेयर्स है प्लस लेटर और एसे से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो हमारा मेन का क्वेश्चन पेपर एसबीआई पीओ का, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कितने कितने हमारे मार्क्स अलॉटेड रहते हैं, और टाइम बाउंड होता है। जैसे कि हमारा इंग्लिश का 35 क्वेश्चंस रहता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है यहाँ,
और मार्क्स अलॉटेड रहता है इसका 40। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। और हमारा क्वांट का स्पेशली, ये क्वांट इसमें नहीं रहता है, इसमें स्पेशली बोल के रहता है क्वेश्चन पेपर में कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहता है, मतलब डीआई मोस्टली रहता है, एंड एनालिसिस ये रहता है बोल के। तो ये भी हमारे 35 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कितने मार्क्स के? 60 मार्क्स के रहते हैं। और ये कोई फिक्स नहीं है कि किस क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, किस क्वेश्चन का 2। वो क्वेश्चन पेपर में डिपेंड करता है कि हाँ सारे के सारे 1.5 के होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं रहता है। वो कोई एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, कोई 2 मार्क का रहता है। और इसके अलावा हमारा रीजनिंग जो 45 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे 60 मार्क्स के, ये काफी अच्छा है। और हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स हमारा 40 क्वेश्चन रहता है 40 मार्क्स का। ये हमारे टोटल क्वेश्चन रहते हैं, मतलब हमारा क्वेश्चंस कितना रहता है? 155 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स का। और इसके लिए हमारा टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, जैसे कि हमारा इंग्लिश के लिए हमारा टाइम 40 मिनट रहता है। यहाँ टाइम हमारा इंग्लिश के लिए 40, क्वांट के लिए हमारा 45 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 60 मिनट्स, और हमारा जीके के लिए हमारा 35 मिनट्स रहता है। ये टोटल हमारे 3 आवर्स के रहते हैं। ये हमारा टोटल 3 आवर्स का रहता है। और हमारा इसके बाद ऐसे भी रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो हमारा 30 मिनट का रहता है। और इसमें हम लोग को लिखना रहता है लेटर एंड ऐसे, जो कैरी करता है मार्क्स 50 मार्क्स का रहता है। जो 2 क्वेश्चन रहते हैं और जो कैरी करते हैं 50 मार्क्स का, और इसका हम लोग का टोटल टाइम होता है 30 मिनट का। और ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है, आपको इस पोर्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। और सबसे अच्छा तरीका है पीओ क्लियर करने का कि आप इन 2 को बहुत अच्छे से कीजिए। इसके अलावा जो आपका इन तीनों में जो सब्जेक्ट्स काफ़ी स्ट्रांग है उसको बहुत अच्छा से कीजिए। और अगर आपका मान लीजिए आपका क्वांट काफ़ी स्ट्रांग है, रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो उसको कीजिए। और इंग्लिश को तो इतना ट्राई कीजिए ही कि इंग्लिश को इतना अच्छा कर सके कि उससे काफ़ी स्कोर हो जाए, क्योंकि एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। और मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होता है, जिसके कारण आपका स्कोर कम हो सकता है। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे नहीं जाते, स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चन तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं पूछे जाते मेंस के एग्जाम में। सारे इनडायरेक्ट वे में थोड़े बड़े होते हैं, जिनको सॉल्व करने में आपको टाइम लगता है, इसलिए ये सारे इजीली सॉल्व नहीं होते। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि इसको हमको इन दोनों को, जीके और लेटर और ऐसे को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको मेंस के लिए तैयार करना है अच्छे से। और स्पेशली लेटर ए से आपको हमेशा रीसेंट जितना सिनारियो हुआ रहता है अभी, उसी के ऊपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। कोई पास्ट आउटडेटेड टॉपिक के ऊपर में नहीं पूछा जाता है। तो अभी रीसेंट कोविड ही चल रहा है, तो आपको कोविड से रिलेटेड जितना है, चाहे इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ या फिर ये वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड टॉपिक्स, इस टाइप के टॉपिक्स से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इस टाइप के टॉपिक्स का स्पेशली डेटा बेस्ड आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे कोविड का क्या कीजिएगा ना, डेटा आपका फर्स्ट केस कब हुआ था, फिर कैसे इंक्रीज हुआ, कितना % इंक्रीज हुआ, अभी का रीसेंट कितना पोजीशन है, कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना उसमें से रिकवर्ड हो गया, ये सारे कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म किया, कौन सा स्टेट लो परफॉर्म किया, ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स आप, ये सारे आप डेटा अगर उसमें देंगे ना, और आप इसे एकदम टू द पॉइंट लिखेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 50 मार्क्स में आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है। तो आज से आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आज से आप नेक्स्ट हमारा 29 को जो एग्ज़ाम है मेंस का, टिल नाउ अभी तो यही टेंटेटिव है, तो हमारा ये 29 के तक आप ट्राई कीजिए कि कम से कम 10 मॉक्स दे। और इसके साथ करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर, और 10 मॉक्स अल्टरनेट डे पे दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही देंगे तो आज ही 2-3 मॉक दे दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो उससे क्या होगा, आप थक जाएंगे, आप एनालाइज नहीं करेंगे। आज सिर्फ 1 मॉक दीजिएगा, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। कल का टाइम आप उसको लिए रखिएगा, ताकि आप कल जाके करंट अफेयर्स और आपके जितने वीक पॉइंट जहाँ जहाँ आपने लैक किया उसको रिकवर कीजिएगा। उसके बाद थर्ड डे को वापस आप थर्ड डे को
एक मॉक दीजिएगा। ऐसे करके आप ट्राई कीजिए कि 10 मॉक दे। अगर 10 ना भी हो ना तो ऐसा कोई डिसहार्टेड मत होइएगा कि मेरा 10 मॉक नहीं हो रहा। एटलीस्ट आपने बाकी जितने मॉक अटेम्प्ट किए थे उनको आपने एनालाइज तो अच्छे से किया, उससे आपको काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स मिल जाएँगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और कल भी मैं आपको कुछ इससे इन सब से रिलेटेड, स्पेशली लेटर और ऐसे से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये, और अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली अपने ही बनाइएगा कि आपका कौन सा मेन पॉइंट, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, किसको ज़्यादा आपको अच्छे से करना है। क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है एसबीआई पीओ के लिए, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।